कहानी शुरू होती है जब स्टूडेंट्स अपनी हाइट और वेट चेक करवाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। जब साई की बारी आती है तो वो शर्मिंदा महसूस करती है जब प्रोफेशनल उसके मेजरमेंट्स जोर से बोलती है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स तुरंत उसके पास दौड़ कर आते हैं उसके रिजल्ट्स पूछने के लिए। अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हुए साई उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी में वो लड़खड़ा जाती है और गलती से दरवाजा तोड़ देती है। उसकी घबराहट भरी हालत देखकर कुकी चिंता से उसके पास आता है, उसे उठने में मदद करता है और बिना देखे उसका चेकअप फॉर्म वापस दे देता है। दोनों छोटी सी गुड बाय एक्सचेंज करते हैं और साय तुरंत कुछ ही सेकंड्स में तोड़ा हुआ दरवाजा ठीक कर देती है। उसके फ्रेंड्स आपस में फुसफुसाते हैं कि कुकी कितना कूल लग रहा था और शायद वो एक प्लेयर है। साय तुरंत मना कर देती है, कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके फ्रेंड्स फिर याद करते हैं कि साय और कोकी एक ही एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। साय मान लेती है कि तब भी वो कूल था, बस अब वो काफी बदल गया है। असल में कोकी उसके लिए सिर्फ एक क्लासमेट नहीं है, वो उसका पहला प्यार है। एलिमेंट्री स्कूल के टाइम साय अपनी क्लास की सबसे लंबी स्टूडेंट थी। अपनी हाइट के बावजूद वो बहुत क्यूट थी और अपर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे। वो लोग अक्सर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे, ये देखकर खुश होते हुए कि साय स्कूल लंच के लिए कितनी एक्साइटेड होती है। जब सब लोग साय के आसपास घूम रहे थे तब उसका ध्यान एक शर्मीले लड़के की तरफ गया। उस लड़के की माँ ने कहा था कि वो ज्यादा खाना नहीं खाता और उसे दूध से डर लगता है। क्यूरियस होकर साय ने पूछा कि क्या वो एलर्जिक है। लड़के ने माना कि उसे बस दूध पसंद नहीं है, तो साय ने उसके लिए दूध पीने का ऑफर दे दिया। उस छोटी सी बात से उनकी दोस्ती शुरू हुई, लेकिन साय के लिए वो पहली नजर का प्यार था। उस दिन के बाद से साय हमेशा दो लोगों का दूध पीती रही। वो पूरे 6 साल तक क्लासमेट्स रहे, अक्सर एक दूसरे के पास बैठते थे। जब भी कोकी को रिसाइटेशन के लिए बुलाया जाता था साय धीरे से उसे जवाब बता देती थी, जिसके चक्कर में दोनों को डांट पड़ती थी। कोकी हमेशा बाद में माफी मांगता था। एक दिन बॉल गेम के दौरान साय ने देखा कि एक और बच्चा कोकी पर निशाना लगा रहा है। बिना सोचे साय तुरंत कूद कर उस बॉल को रोक लेती है, लेकिन गलती से कोकी को गिरा देती है। इस वजह से कोकी गेम से एलिमिनेट हो जाता है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कोकी शर्मिंदगी में भाग जाता है। लंच के टाइम दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के पास बैठे, लेकिन इस बार दोनों ने कुछ नहीं कहा। साय ने देखा कि कोकी को ताकोयाकी बहुत पसंद है, चाहे उसे स्कूल लंच पसंद ना हो। अपने आप को दोषी महसूस करते हुए साय ने माफी मांगी और अपनी प्लेट उसे देने का ऑफर किया। उसके सरप्राइज होने के लिए कोकी ने भी अपनी प्लेट उसे दे दी, क्योंकि उसने साय के उदास चेहरे को नोटिस कर लिया था। आखिर में दोनों ने अपनी प्लेट्स एक्सचेंज कर ली। जैसे जैसे वक्त गुजरा कुकी सॉकर पर ध्यान देने लगा। दूसरे लड़कों के मुकाबले छोटा और पतला होने के बावजूद साय हमेशा सोचती थी कि वो स्ट्रांग और कूल लगता है। वो सीक्रेटली खुश होती थी कि उसके फ्रेंड्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सब कुछ 6th ग्रेड में बदल जाता है जब अचानक वो लंबा हो जाता है। उनके जूनियर हाई के तीसरे साल तक सब लोग नोटिस करने लगे कि कोकी कितना कूल बन गया है। साय उसे पहचान ही नहीं पाती, खासकर जब वो अपनी गहरी आवाज में उसे ग्रीट करता है। दोनों पहले बहुत क्लोज थे, लेकिन उनकी दोस्ती धीरे धीरे कम लगने लगी। साय ने खुद से कहा कि उसे कोकी के लिए क्रश करना बंद कर देना चाहिए। कोकी की पॉपुलैरिटी ने उसे अकेला महसूस करवाया, चाहे दूसरे लोग आखिरकार उस साइड को देख रहे थे जो साय हमेशा एडमायर करती थी। अंदर से उसे पता था कि उसकी फीलिंग्स वन साइडेड हैं। अब वो किसी को भी नहीं बता सकती कि वो क्या महसूस करती है, जब कोकी अब हर किसी के लिए एडमायर किया जाने वाला बन गया है। अगले दिन क्लास में उनके टीचर पूछते हैं कि कौन क्लास को स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रिप्रेजेंट करेगा। साय कहती है कि वो मैं हूँ। मीटिंग के लिए जाते हुए साय देखती है कि कल जो दरवाजा उसने तोड़ा था उस पर अब वार्निंग नोट लगा हुआ है। जब वो मीटिंग रूम पहुंचती है कोकी वहाँ पहले से अकेला होता है। जब वो रियलाइज करता है कि साय क्लास बी की रिप्रेजेंटेटिव है उसका चेहरा खुश हो जाता है। जल्दी ही दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स भी पहुंचते हैं और मीटिंग शुरू होती है। टीचर स्कूल बैनर के लिए एक बड़ा पीस ऑफ फैब्रिक निकालते हैं और सजेस्ट करते हैं कि हर ग्रेड के स्टूडेंट्स इसमें मदद करें। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लगता, क्योंकि ये काफी मेहनत वाला काम लगता है। ये देखकर कोकी साय से पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगी, क्योंकि वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं है जिसे वो जानता हो, और साय मान जाती है। अगले दिन जब साय टेनिस प्रैक्टिस खत्म करती है कोकी ऑलरेडी कोर्ट के पास वेट कर रहा
रहा होता है, जिससे उसके फ्रेंड्स क्यूरियस नजर से देखते हैं। दोनों एक खाली क्लासरूम की तरफ जाते हैं, फ्लोर पर फैब्रिक फैलाते हैं और डिजाइन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। साय सरप्राइज होती है क्योंकि कोकी के पास ऑलरेडी एक क्लियर प्लान होता है। वो एलिमेंट्री स्कूल से ही आर्टिस्टिक रहा है। जब वो अपना स्केच साय को दिखाता है, साय तुरंत अग्री कर लेती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि तुरंत काम शुरू करेंगे और साय पेंट लेने के लिए वॉलंटियर करती है, पार्टली अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि सिर्फ कोकी के पास होने से ही उसके हाथ कांप रहे होते हैं। शांत होने के बाद वो वापस आती है और दोनों मिलकर बैनर कंप्लीट करते हैं। तभी एक इंस्ट्रक्टर अंदर आते हैं और लेट रहने के लिए उन्हें डांटते हैं। दोनों सिचुएशन समझाते हैं और बैनर दिखाते हैं। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि डिजाइन शायद अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन शायद तुरंत कोकी के काम को डिफेंड करती है। इंस्ट्रक्टर डिसाइड करते हैं कि वो खुद बैनर ऑफिस ले जाएंगे और उन्हें घर जाने के लिए कह देते हैं। जब दोनों अलग होते हैं, कोकी को रियलाइज होता है कि उसकी बाइक की चाबी मिसिंग है। दोनों हर जगह ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। वो घर वॉक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साय इंसिस्ट करती है कि वो अपनी मॉर्निंग रूटीन ध्यान से याद करे। जब वो अपनी आंखें बंद करके याद करता है, साय बस उसे देखकर ही घबरा जाती है। सरप्राइज में चाबी पूरे वक्त उसके पॉकेट में ही थी। रिलीव्ड साय मुस्कुराती है जब कोकी उसे घर राइड ऑफर करता है। वो मना कर देती है अपने वेट के लिए चिंता करते हुए, लेकिन कोकी उसे रियश्योर करता है कि कोई बात नहीं। वो ये भी मेंशन करता है कि वो अक्सर अपने सॉकर टीममेट्स को राइड देता है और वो उससे भी ज्यादा हैवी होते हैं। घर जाते हुए उनकी कन्वर्सेशन इजीली फ्लो करती है। वो अपकमिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं और कोकी मेंशन करता है कि साय रिले में पार्टिसिपेट कर रही है उसकी स्पीड की वजह से। साय सीक्रेटली टेंस हो जाती है, लेकिन कोकी एक्यूरेटली याद रखता है कि वो कहाँ रहती है। वो याद करता है कि वो लंच के मामले में कितना पिकी था, पर अब मील्स बेटर है और कितनी चीजें बदल गई हैं। अचानक एक लाउड पॉप उन्हें रोक देता है। बाइक का टायर फट जाता है। साय तुरंत सॉरी बोलती है, सोचकर कि ये उसकी गलती है, लेकिन कोकी अश्योर करता है कि ये बस एक कांच का टुकड़ा था। फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि वो उसे घर तक वॉक करेगा। वो उसे याद दिलाता है कि वो पहले रेसेस में क्लासमेट्स को पहले जाने देती थी और कहता है कि अब उसे पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर वो कैजुअली हाई स्कूल का जिक्र करता है। साय कहती है कि वो नॉर्थ हाई जाने का प्लान कर रही है और सरप्राइज में कोकी भी वही जाने वाला है। दोनों रियलाइज करते हैं कि इतनी लंबी बातचीत करना उनके लिए काफी टाइम के बाद हो रहा है। जब वो साय के घर पहुंचते हैं, साय सोचती है कि उनकी कन्वर्सेशन कितनी नेचुरल लगती है। कोकी किसी के साथ भी इजीली बात कर सकता है, चाहे उसने उसकी चाबी नहीं ढूंढी, फिर भी उसने उसे घर राइड ऑफर किया, बस इसलिए क्योंकि वो काइंड है। अगले दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होता है। टीचर साय से कहते हैं कि वो टग ऑफ वॉर के ह्यूज रोप्स को मूव करे और सजेस्ट करते हैं कि वो कोकी से हेल्प मांगे, लेकिन जब वो देखती है कि कोकी गर्ल्स से घिरा हुआ है, साय डिसाइड करती है कि वो खुद ही हैंडल करेगी। वो रोप्स को ड्रैग करने में स्ट्रगल करती है, लेकिन कोकी को इंटरप्ट करने से मना करती है। लकीली उसके टीममेट्स वक्त पर पहुंच जाते हैं और मदद करते हैं। अगला गेम कैवलरी बैटल होता है। साय नीचे होती है, एक गर्ल को सपोर्ट करते हुए अपना बैलेंस मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रही होती है। कई बार हिट होने के बावजूद वो हार नहीं मानती। उसकी टीम मैच जीत जाती है। थकी हुई साय आसपास देखती है और नोटिस करती है कि दूसरी गर्ल्स अभी भी ग्रेसफुल और कंपोज लग रही है, जबकि वो खुद बिल्कुल एग्जॉस्टेड लग रही है। फिर बॉयज का मैच शुरू होता है। कोकी अपनी टीम का जनरल कैवलरी बनकर लीड करता है। गेम इंटेंस होता है, लेकिन कोकी अपनी पूरी कोशिश करता है और आखिर में वो अपोजिंग जनरल को हरा देता है और मैच जीत जाता है। क्राउड चीयर करता है और साय खुद को प्राउड फील करने से नहीं रोक पाती, चाहे उनकी आंखें नहीं मिलती। जैसे जैसे गेम्स कंटिन्यू होते हैं, साय एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करती है। फिर वो अपना इंस्ट्रक्शन कार्ड ड्रॉ करती है। कार्ड पर लिखा होता है ब्रिंग समवन यू लव। उसकी आंखें इंस्टिंक्टिवली कोकी पर जाती हैं, लेकिन वो जल्दी से अपनी फ्रेंड को पकड़ लेती है और प्रिटेंड करती है कि वो दोनों प्यार में है। रेस्ट करते हुए साय सोचती है कि ऐसा कार्ड गेम में किसने ऐड किया, और सोचने से पहले कोकी उसकी तरफ दौड़ता है। अपना कार्ड पकड़े हुए जो सेम स्कैवेंजर हंट का है, वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार उसका नाम बुलाता है जब तक वो उसके पास नहीं पहुंचता और उसे साथ खींच लेता है। वो लीडर की तरफ दौड़ते हैं जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाला होता है। कोकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर फिर भी अनाउंस कर देता है अ टॉल गर्ल। साय मुस्कुराने की कोशिश करती है और दूर चली जाती है। ये वर्ड्स चुप जाते
हैं, चाहे वो सच है। उसने हमेशा चाहा था कि कोकी उसे अलग नजर से देखे। आंसू आ जाते हैं, लेकिन कोकी उसके पीछे दौड़ता है और एक्सप्लेन करता है। वो मानता है कि कार्ड पर एक्चुअली अ क्यूट गर्ल लिखा था और साय उसका पहला ख्याल थी। शर्मिंदगी में उसने लीडर को सिग्नल दिया था वर्डिंग चेंज करने के लिए। ये सुनकर साय का दिल सॉफ्ट हो जाता है और वो अपने आप को और ज्यादा उसके साथ अटैच होता हुआ महसूस करती है। बाकी स्पोर्ट्स फेस्टिवल साय बस कोकी के लिए चीयर करती है। वक्त गुजरता है और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स का दिन आता है। साय और कोकी दोनों नॉर्थ हाई के लिए टेस्ट देते हैं। साय खुद से कहती है कि उसे अब कोकी से प्यार नहीं करना चाहिए, वो उसे बहुत दूर लगता है। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं और वो देखती है कि दोनों पास हो गए हैं, तो उसे रियलाइज होता है कि प्यार करने पर कोई रूल नहीं है। ग्रेजुएशन के दिन कोकी साय के पास आता है और कहता है कि वो दोनों साथ फोटो लें, क्योंकि उसकी माँ ने रिक्वेस्ट की थी। दोनों साइड बाय साइड खड़े होते हैं और जैसे ही फोटो क्लिक होती है, कोकी नोटिस करता है कि वो कितना क्लोज खड़ा है। फ्लस्टर्ड साय उससे कहती है कि फोटो भेज दे। दोनों अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हाई स्कूल में एक ही क्लास में हो। वो कैजुअली छोटी छोटी बातों पर बात करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में बेचे जाने वाले कोहाकू मांजू स्वीट्स। साय को सरप्राइज होता है जब कोकी उसे अपना स्वीट गिफ्ट के रूप में दे देता है और कहता है कि वो हाई स्कूल उसके साथ स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड है। हाई स्कूल के पहले दिन साय डिस्कवर करती है कि वो कोकी के साथ सेम क्लास में है। क्लासरूम जाते हुए वो सोचती है कि इस बार वो अपना चांस लेना चाहती है और ये लगता है जैसे किस्मत उसे एक साइन दे रही हो। लेकिन जैसे ही वो डोर तक पहुंचती है, एक लड़की सीढ़ियों से स्लिप कर जाती है और साय इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लेती है। तभी कोकी वहां पर आ जाता है, जो उसे उस ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेता है। वो वार्मली ग्रीट करता है, क्लियरली खुश है कि वो फिर से क्लासमेट्स हैं। साय का दिमाग ब्लैंक हो जाता है सोचकर कि वो अपनी न्यू यूनिफॉर्म में कितना कूल लग रहा है। बाद में स्टूडेंट्स क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। योता नॉर्मल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है, जबकि यूशिन बहुत ज्यादा बोलता है। साय चुपचाप सबको ध्यान से देखती है और सभी के नाम याद करने की कोशिश करती है। जब कोकी बोलता है तो साय इस बात से कैप्टिवेटेड हो जाती है कि उसने उसके बारे में अब तक कितना कम जाना था। जब साय की बारी आती है तो उसके क्लासमेट्स उसकी हाइट को लेकर चिढ़ाते हैं, जिससे वो नर्वस हो जाती है और जल्दी से शाय इंट्रोडक्शन देकर बैठ जाती है। स्कूल के बाद कोकी साय को बुलाता है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन पता चलता है कि वो केवल ये बता रहा था कि उसकी स्कर्ट फट गई है। शर्मिंदा होकर उसे एहसास होता है कि ये शायद पहले ही फट गई थी जब उसने हिसुई की मदद की थी। कोकी दयालुता से अपनी जैकेट देने की पेशकश करता है ताकि वो ढक सके और भरोसा दिलाता है कि किसी ने नहीं देखा। हालांकि कोकी वही है जिससे साय ये बात छुपाना चाहती थी। घर पर साय की माँ स्कर्ट सिल देती है और जब वो अकेली होती है तो साय कोकी के बारे में डे ड्रीम करती है। वो अपनी यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लगता है और अब वो क्लासमेट हैं। उसके पास उसका नंबर भी सेव है, लेकिन उसे मैसेज करने का कोई कारण ढूंढने में मुश्किल होती है। अगले दिन स्कूल में साय कोकी की हुडी लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन मौका नहीं मिलता क्योंकि वो हमेशा दूसरों के साथ रहता है। साय ये भी देखती है कि हिसुई कई लड़कों का ध्यान खींच रही है और उसे एहसास होता है कि हिसुई रियली कितनी क्यूट है। बाद में साय सुनती है कि कोकी उसे खिड़की के बाहर से बुला रहा है और उसे मिलने के लिए जल्दी से जाती है। रास्ते में गलती से उसके साथ टकरा जाती है। उसकी हुडी लौटाने के बाद वो हिसुई से मिलती है, जो पहले मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। बात करते हुए हिसुई ये टिप्पणी करती है कि साय और कोकी बहुत करीब लगते हैं और कोकी की कूल पर्सनैलिटी की तारीफ करती है। साय को एहसास होता है कि कोकी हाई स्कूल में भी बहुत पॉपुलर है। जाने से पहले हिसुई दोस्त बनने की इच्छा जताती है और साय से उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगती है। अगले दिन क्लास को उनका पहला ग्रुप टास्क दिया जाता है, स्कूल के चारों तरफ कचरा साफ करना। साय के ग्रुप में कोकी, हिसुई, यूशिन और कुछ बाकी लोग होते हैं। यूशिन लीडरशिप संभालता है और सभी को मजेदार निकनेम देना शुरू करता है। कोकी को मिस्टर हैंडसम कहता है। जब वो साय को उसके कद के कारण हाचिरो कहकर बुलाने की कोशिश करता है तो साय अजीब महसूस करती है और चुप रह जाती है। ये देखकर कोकी बीच में आता है और उसे धीरे से ईवा चांद कहता है, वही निकनेम जो वो जूनियर हाई में इस्तेमाल करता था, जिससे माहौल और आरामदायक हो जाता है। इसके बाद ग्रुप अपनी क्लीन अप योजना जारी रखता है। लंच
के वक्त हिसुई सभी को एक साथ खाने के लिए बुलाती है। खाने के दौरान वो कोकी की हर बात की तारीफ करते हुए खुद को रोक नहीं पाती और साय से उनके जूनियर हाई के दिनों के बारे में भी पूछती है। साय इन सवालों से बचती है, जबकि मियो बोर होकर बात को स्कूल के टॉपिक्स की ओर मोड़ देती है। अगले दिन क्लीन अप के दौरान ग्रुप कैंपस में घूमते हुए कचरा उठाता है। कुछ जगह इतनी घनी है कि वो मजाक में कहते हैं कि कोई भालू आ जाएगा। हालांकि यूशिन लगातार साय के कद को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करती है। उसकी टिप्पणियां साय को याद दिलाती हैं कि उसे हमेशा बिग वन के रूप में देखा गया है, जबकि कोकी को हमेशा कूल वन के रूप में एडमायर किया गया है। मियो और हिसुई साय को दूसरी जगह मदद करने के लिए बुलाती हैं, लेकिन अचानक यूशिन एक ढलान से गिर जाता है। साय स्वाभाविक रूप से मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कोकी उसे रोक देता है। गलती से उसका पहला नाम लेकर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं, इस चूक से हैरान। बाद में जब तीनों लड़कियां अकेली होती हैं, मियो और हिसुई कोकी के पहले व्यवहार के बारे में चर्चा करती हैं। साय चुपचाप सुनती है, ये याद करते हुए कि कोकी ने हमेशा उसे उसके पहले नाम से बुलाया है जब से वो छोटे थे। वो याद करती है कि कोकी हमेशा कितना दयालु और कोमल रहा है, जैसे कि दूसरे लोग कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत। और अपनी कहानी इतनी विस्तार से बताती है कि मियो और हिसुई थोड़े हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर योता बीच में आता है और समझाता है कि कोकी ने यूशिन पर सिर्फ इसलिए चिल्लाया क्योंकि यूशिन ने कुछ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट कहा था। जब लड़कियां और अधिक जानना चाहती हैं, तो योता विस्तार से बताने से मना कर देता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाए, कोकी और यूशिन वापस आ जाते हैं और उन्हें बुलाते हैं। जब साय कोकी की ओर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो बस अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं सकती। उस रात नहाने के बाद साय को कोकी का एक मैसेज आता है, जिसमें वो कल के क्विज का कवरेज पूछता है और 10 मिनट में जवाब देने की मांग करता है। घबरा कर वो जल्दी से कपड़े पहनती है, अपने नोट्स ढूंढती है और वक्त पर उसे पूरा कवरेज टेक्स्ट में भेज देती है। कुछ ही पलों बाद कोकी जवाब देता है और मानता है कि उसने टेक्स्ट गलती से उसे भेजा था, वो किसी दोस्त के लिए था। जैसे ही वो माफी मांगता है, उनकी बातचीत सहज रूप से चलती है, जिससे साय मुस्कुरा उठती है। थोड़ी ही देर बाद उसे हिसुई का एक और मैसेज आता है, जो सफाई को लेकर शिकायत करने से शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही फिर से बात को कोकी की ओर मोड़ देता है। साय पोलाइटली जवाब देती है, हालांकि वो थोड़ी ओवरवेल्म्ड फील करती है। बिस्तर पर लेटी हुई साय सोचती है कि स्कूल में अफवाहें कितनी जल्दी फैल जाती हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और कह देती है, तो आखिरकार सबको पता चल ही जाता है। लंच के वक्त साय, मियो और हिसुई फिर से साथ में खाना खाते हैं। हिसुई बार बार पूछती रहती है कि क्या कोकी की कोई गर्लफ्रेंड है और जोर जोर से लड़कों और डेटिंग के बारे में बातें करती रहती है, जिससे साय और मियो थक जाते हैं। आखिरकार हिसुई समझ जाती है कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते और माफी मांगती है, जबकि मियो आसानी से बातचीत को फिर से क्लास वर्क की तरफ मोड़ देती है। बाद में जूडो प्रैक्टिस के दौरान साय आसानी से सबको हरा देती है और कोच भी प्रभावित हो जाते हैं, जो सुझाव देते हैं कि वो जूडो क्लब में शामिल हो जाए। जब कोकी वहां आता है तो हिसुई साय की कौशल की तारीफ करती है और मियो उसकी दूसरों के साथ कोमल व्यवहार को नोट करती है। इंस्पायर्ड होकर हिसुई साय के साथ टेनिस क्लब में शामिल हो जाती है, हालांकि वो कोकी को देखकर ध्यान भटका लेती है। क्लास में साय हिसुई की निडरता को नोट करती है और चुपचाप सोचती है कि क्या वो कोकी के लिए बेहतर मैच हो सकती है। बाद में कोकी साय के पास मैथ ट्यूशन के लिए आता है, याद करते हुए कि उसने एलिमेंट्री स्कूल में उसके आकार की वजह से उसकी मदद की थी। वो साथ में पढ़ाई करते हैं और साय कोकी की लगातार काइंडनेस और डिटर्मिनेशन पर सोचती है और अपने खुद के बेहतर ग्रेड के बावजूद उसे और ज्यादा एडमायर करती है। उस रात साय उसे मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन पहले कोकी उसे मैसेज कर देता है, जिससे एक खेल खेल में यादों भरी बातचीत शुरू हो जाती है। दिल के अंदर साय उम्मीद करती है कि एक दिन वो अपने जज्बात का इजहार कर पाएगी। अगले दिन एक और ग्रुप एक्टिविटी की घोषणा होती है। साय फिर से मियो और हिसुई के साथ टीम बनाती है। जब यूशिन ग्रुप्स को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, तो कोकी बीच में आता है और रॉक पेपर सीजर्स खेलकर फैसला करता है, जिससे साय फिर से उसी ग्रुप में आ जाती है जिसमें वो है। क्लास के बाद हिसुई उत्साहित होकर साय के पास आती है और कहती है कि वो कोकी के और करीब जाना चाहती है और साय से मदद मांगती है। साय का रिएक्शन देखकर हिसुई तय करती है कि वो खुद ही इसे संभालेगी। जैसे ही हिसुई कोकी के पास जाती है, मियो अचानक बताती है कि उसे पता है कि साय को कोकी पसंद है। कोकी साय को वेव करता है, जिससे साय इतनी चौंक जाती है कि उसका बैग गिर जाता है और वो भाग जाती है, ये सोचते हुए कि उसने हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाया है ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे। फिर साय हिसुई से
स्वीकार करती है कि उसे कोकी पसंद है। हिसुई हैरान होती है लेकिन वादा करती है कि वो उसका सपोर्ट करेगी। इतना जोर से बोलती है कि साय को उसका मुंह ढकना पड़ता है। साय मानती है कि उसे कोकी एलिमेंटरी स्कूल से ही पसंद था, जिससे हिसुई चौंक जाती है। मियो साय के सामान के साथ आती है और हिसुई स्पष्ट करती है कि उसे कोकी सिर्फ उसकी शक्ल के लिए पसंद था और वो कभी उसके पीछे नहीं जाती। अगर उसे साय की पुरानी फीलिंग्स का पता होता। वो ये भी बताती है कि वो किसी और में इंटरेस्ट रखती है और कहती है कि कोकी पहले से ही किसी को पसंद करता है और ये खुलासा साय को शॉक कर देता है। साय सोचती है कि कोकी किस पर क्रश रखता होगा, लेकिन उसे कोई याद नहीं आता। उसे एहसास होता है कि उसने कभी कोकी को किसी को पसंद करते हुए सोचा ही नहीं था। मियो कहती है कि शायद हिसुई ने कुछ गलत सुना होगा, लेकिन हिसुई कहती है कि उसने सही सुना है। फिर भी मियो को लगता है कि जब तक सबूत न हो ये सिर्फ एक अफवाह है। हिसुई सजेस्ट करती है कि साय को सीधे कोकी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन साय तय करती है कि ये मायने नहीं रखता, वो बस अपनी पूरी कोशिश करती रहेगी। रात में हिसुई आने वाली स्कूल ट्रिप के बारे में बात करती है, ये सोचकर एक्साइटेड कि उन्हें कोकी के साथ ग्रुप में रखा जाएगा। साय चुपचाप मानती है कि उसे रिजेक्ट किए जाने का डर है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स की वजह से कोशिश करना चाहती है। जैसे स्कूल ट्रिप का वक्त नजदीक आता है, कोकी और साय दोनों अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। साय के परिवार वाले उसे गर्मजोशी से विदा करते हैं और याद दिलाते हैं कि वो सोवेनियर जरूर लाए। बस का इंतजार करते हुए साय कोकी के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती और ये ठान लेती है कि चाहे कोकी किसी और को पसंद करता हो, वो अपनी फीलिंग्स को एक मौका जरूर देगी। बस के सफर के दौरान साय लगातार अपनी सीट बदलती रहती है ताकि दूसरों की मदद कर सके। पहले वो दो बातें करने वाले लड़कों से अपनी सीट बदलती है, फिर एक मोशन सिक लड़की से सीट चेंज करती है। एंड में वो एक सीट पर बैठती है और खिड़की से बाहर देखती है, ये याद करते हुए कि कोकी को भी कभी मोशन सिकनेस होती थी। उसकी सोच तब टूट जाती है जब यूशिन जोर जोर से एक मजेदार गाना गाने लगता है जो ट्रिप के लिए जल्दी उठने के बारे में होता है। लड़कों की इस मजेदार बातचीत को सुनकर साय को कोकी का बेफिक्र स्वभाव याद आता है। वो महसूस करती है कि उसने कभी उसे किसी पर क्रश रखते हुए नहीं देखा, लेकिन चुपचाप खुद को भरोसा दिलाती है कि एक्चुअली में ये कोई मायने नहीं रखता। जब स्टूडेंट्स होटल पहुंचते हैं, उन्हें अपना सामान छोड़कर सीधे ट्रेनिंग के लिए जाने को कहा जाता है। एक क्लासमेट को बीमार देख साय उसके बैग उठाने की पेशकश करती है। पास ही वो देखती है कि कोकी अपने बीमार दोस्त के लिए भी यही कर रहा है और वो मानती है कि वो हमेशा की तरह भरोसेमंद और चेयरफुल है। जब साय के हाथ भरे हुए होते हैं और वो नॉन ऑटोमेटिक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो अजीब तरीके से अटक जाती है। अंदर से कोकी उसे देखता है और मदद के लिए दौड़ता है। उनकी आंखें मिलती हैं और उसकी वही परिचित गर्म मुस्कान उसे उनके बचपन की याद दिलाती है, जिससे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसी और को पसंद कर सकता है। फिर भी वो खुद से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लंच के वक्त साय चुपचाप अपनी मेज से कोकी को देखती रहती है। वो देखती है कि कोकी अभी भी खाने के मामले में नखरे करता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जब कोई और उसके प्लेट से खाना खा लेता है, कुछ ऐसा जो वो पहले उसके लिए किया करती थी। ख्यालों में खोई वो नहीं देख पाती कि हिसुई उसे बहुत घूरने के लिए चिढ़ा रही है। तभी कोकी उसे देखते हुए पकड़ लेता है और उसकी नजर को भूख समझ लेता है। शर्मिंदगी में साय जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है, दिखावा करते हुए कि वो उसका खाना देख रही थी, उसे नहीं। ट्रेनिंग सेंटर में हिसुई साय को कोकी के पास भेजने की कोशिश करती है ताकि वो पहल कर सके, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है जब साय की मजबूत बनावट हिसुई को उड़ा देती है। घबराई हुई साय कहती है कि वो खुद सब संभाल सकती है, जबकि मियो मानती है कि मजबूर करना बहुत शर्मनाक होगा। हिसुई अभी भी चाहती है कि साय कोकी को अपनी अच्छी बातें दिखाए। साय अचानक एक बचपन की याद को याद करती है जब उसे सबसे अच्छी माँ बनने वाली चुना गया था और सोचती है कि कोकी ने उस समय किसे चुना होगा। ग्रुप एक्टिविटी के दौरान हिसुई साय को सीधे कोकी के सामने बैठाती है, जिससे वो और भी नर्वस हो जाती है। मियो चर्चा का नेतृत्व करती है जबकि यूशिन मजाक करता रहता है। हिसुई मजाक में कहती है कि साय एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनेगी, जिससे वो घबरा जाती है और यूशिन साय के खाने के शौक पर मजाक करता है, जब तक कि कोकी उसे रोकने के लिए कोहनी नहीं मारता। उसका शांत और सुरक्षित व्यवहार साय को और भी इम्प्रेस कर देता है। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होती है, साय को नोट्स लेने का काम दिया जाता है, लेकिन यूशिन मदद करने से इनकार कर देता है, जिससे साय को एक्स्ट्रा काम करना
पड़ता है। ग्रुप चिढ़ जाता है और उसे सहयोग करने के लिए डांटता है। बाद में जब वो खत्म करते हैं, कोकी सभी को हाई फाई देता है। साय शर्म से उसका जवाब देती है और गलती से अपने दोस्तों को जोर से हाई फाई मार देती है, जिससे कोकी हंस पड़ता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, हिसुई कहती है कि ऐसा लग रहा था कि साय यूशिन को पसंद करती है, जिससे साय चौंक जाती है। हिसुई और मियो फिर बाथरूम में जाते हैं और साय के बारे में बात करते हैं। मियो मानती है कि उसे स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने देना चाहिए, लेकिन हिसुई चाहती है कि वो कोकी के प्रति एक्स्ट्रा सक्रिय हो। अपनी फ्रेंड का सपोर्ट करने के लिए हिसुई यहाँ तक सुझाव देती है कि रात को लड़कों के कमरे में चुपके से जाएं, पर मियो ऑब्जेक्शन उठाती है और बस देखने की बात करती है। सोवेनियर बॉक्स देखते वक्त साय सपने में खो जाती है कि वो ऐसा क्या करे कि कोकी उसे पसंद करे। अचानक कोकी पीछे से आता है और ऑनसेन मंजू के बारे में बात करता है। साय के जवाब देने से पहले एक स्टूडेंट गलती से वाइन बॉटल गिरा देती है। साय सहज रूप से उसे पकड़ने की कोशिश करती है और कोकी उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन बोतल टूट जाती है और साय का माथा कट जाता है। कोकी तुरंत घबरा जाता है और मदद बुलाता है। हालांकि टीचर कहते हैं कि ये मामूली चोट है, कोकी इंसिस्ट करता है कि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और पूरे वक्त उसके पास रहता है। वो लगातार माफी मांगता है, कहता है कि चोट उसे लगनी चाहिए थी क्योंकि स्कार लड़कों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। उसके सिंसियर शब्द टीचर्स को छू जाते हैं और साय उसके लिए और भी गहरा महसूस करने लगती है। बाद में मियो साय को बताती है कि इस घटना के बाद कोकी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और हिसुई कहती है उसकी काइंडनेस और साय के प्रति जेन्युइन कंसर्न से प्रभावित होकर चुपचाप साय सोचती है कि उसका केयरिंग नेचर ही वो चीज है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती है। उस शाम जब लड़कियां अपने कमरे में तैयार होती हैं, साय फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है। इस बीच कुछ लड़के पास के आर्केड में स्नीक करते हैं, लेकिन कोकी बाहर ही रहता है, व्यू का आनंद लेता है। साय उसे वही पाती है और जब वो उसे ग्रीट करती है, वो स्टार्टल्ड हो जाता है, अपना फोन हवा में फेंक देता है, जिसे साय वक्त पर पकड़ लेती है। कोकी जेंटली उसके वुंड की चिंता करता है, थोड़ा ज्यादा पास आ जाता है, जल्दी से दूर हो जाता है और माफी मांगता है, समझाते हुए कि वो क्लबमेट्स के साथ आमतौर पर इतना करीब होता है, जिससे साय घबरा जाती है लेकिन खुश होती है उस क्वाइट मोमेंट के लिए। हिम्मत जुटाकर साय आखिरकार कोकी से पूछती है कि क्या उसे किसी से प्यार है। ये सुनकर कोकी शॉक हो जाता है, फिर वो मानता है कि हाँ है, लेकिन ये एक तरफा क्रश है। वो उस लड़की का वर्णन करता है जो उसकी पहुंच से बहुत दूर है, उसे सूरज से भी ज्यादा चमकते सितारे के रूप में कंपेयर करता है। उसके वर्ड्स साय को एहसास दिलाते हैं कि वो उसकी फीलिंग्स को कितनी गहराई से समझती है, क्योंकि यही फीलिंग्स उसकी भी हैं। साय उसे एनकरेज करती है, कहती है कि वो वास्तव में बहुत कूल है और उसे बचपन से अब तक के किए गए काइंड कामों की याद दिलाती है, जैसे कि उसके दुखी होने पर ताकोयाकी शेयर करना और सॉकर में मेहनत करना। वो कहती है कि जो भी लड़की उसे वास्तव में जानती है वो उसके लिए फॉल करेगी और सीक्रेटली चाहती है कि वो खुद अपना प्यार कन्फेस कर सके। कोकी सिंसियरली उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसे सबसे ज्यादा साय ने ही जाना है। बात करते हुए साय महसूस करती है कि वो हमेशा से उसे पसंद करती रही है, शुरुआत से ही। वो और कुछ कहने से पहले कोकी के दोस्त उसे बुलाते हैं। वो साय से कहता है कि इस बात को राज रखना, और साय अपने आंसुओं के बीच मुस्कुरा कर कहती है हाँ। वो क्वाइटली विश करती है कि कोकी का प्यार किसी दिन उस लड़की तक पहुंच जाए जिसे वो एडमायर करता है। बाद में कंबल के अंदर साय चुपचाप सोचती है कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करती है, उसे कोकी का वो चेहरा याद आ जाता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद हिसुई और मियो भी कंबल के अंदर साय के साथ आ जाती हैं। हिसुई कामिशिरो को लेकर कई सारे सवाल पूछती है। मियो हल्के फुल्के अंदाज में हिसुई को डांटती है कि वो साय पर सवालों की बौछार कर रही है। साय उठकर बैठ जाती है और कहती है कि वो हार मान रही है। अगर वो कोकी को देखना बंद कर दे और उससे दूरी बनाए रखे तो उसे यकीन है कि वो धीरे धीरे उसे भूल जाएगी। हिसुई पूछती है कि क्या यह सच में मुमकिन है, जबकि वो दोनों एक ही क्लास में हैं, और कहती है कि बस उससे बात करना तो ठीक होना चाहिए। लेकिन साय मानती है कि अगर वो उससे बात करती रही तो फिर से उसी के प्यार में पड़ जाएगी। उसे याद आता है जब कोकी ने अपनी क्रश को एक चमकता हुआ सितारा बताया था जो उससे बहुत दूर है, उसकी पहुंच से बाहर। वो ये कहते हुए दूर कहीं देख रहा था, जबकि साय ठीक उसके बगल में खड़ी थी। हिसुई उसे गले लगाकर कहती है कि उसने अपनी
अपनी पूरी कोशिश की है। साय पूछती है कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसने कुछ खास किया है। हिसुई जोर देकर कहती है कि उसने सच में किया है। भावनाओं से घिर कर साय रोने लगती है और उसकी आंखों में आंसू देखकर हिसुई भी रोने लगती है। मियो हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि लड़कियों की बातें आखिर इतनी बुरी भी नहीं होती। साय अपने आप में सोचती है कि शायद क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की, उसने देखा कि उसके दोस्त कितने दयालु हैं। कोकी ने भी उसे अपना सीक्रेट बताया। उसे खुशी है कि उसने कोशिश की। ये पूरी तरह से वाकई में मायने रखता था। बस सब कुछ गुजरते हुए देखने से ये कहीं बेहतर था। अगली सुबह हिसुई और मियो नाश्ते के एरिया में कामिशिरो की तलाश करती हैं। जब वो देखते हैं कि कामिशिरो वहाँ नहीं है, तो वो साय को बताती हैं कि सब सुरक्षित है। साय उनका थैंक्स करती है, लेकिन कहती है कि इसके लिए कोई बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है कि वो अपनी सीट ढूंढ लेगी और हिसुई और मियो खाने के लिए लाइन की तरफ चली जाती हैं। साय अपने आप में सोचती है कि वो बस दूरी नेचुरली होने देगी। वक्त के साथ वो उसे भूल जाएगी। लेकिन तभी कोकी उसके पीछे आता है। उबासी लेते हुए वो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और पूछता है कि उसने अच्छी नींद ली या नहीं। साय पोलाइटली जवाब देती है कि हाँ ली। तभी यूशिन कामिशिरो को बुलाता है और कहता है कि उसने उनके लिए एक जगह बचाई है। इसके बाद साय तय करती है कि वो सच में कोकी से अपनी दूरी बनाएगी। लेकिन नाश्ता लेते समय कोकी उसके पास आता है और कहता है कि उनके पास वही मिस्टीरियस मीट है जो कल था, और साय इसे खाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो हिसुई और मियू के साथ खा रही होती है, कोकी उसे देखकर मुस्कुराता है और साय अपना खाना निगलने में चौक कर जाती है। कामिशिरो तुरंत मदद करने उठता है, लेकिन साय उसे इशारा करके रोक देती है और मीट निगल लेती है, अपनी मजबूती से सभी को चौंकाते हुए। जल्द ही टीचर घोषणा करते हैं कि प्रत्येक ग्रुप उन मटेरियल्स को प्रस्तुत करेगा जो उन्होंने पिछले दिन तैयार की थी। साय को कोकी के पास न होना पड़े, इसके लिए हिसुई और मियो यूशिन को प्रेजेंटेशन देने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कामिशिरो यूशिन के साथ प्रेजेंटेशन देने की पेशकश करता है। जब यूशिन और कामिशिरो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, साय खुद को फिर से कोकी को देखते हुए पाती है। ये महसूस करते ही वो खुद को देखने से रोकती है और चुपचाप खुद से कहती है घूरो मत। मियो और हिसुई उसकी परेशानी को नोटिस करते हैं और चिंतित नजर आते हैं। होटल में ठहरने के बाद टीचर सभी को याद दिलाते हैं कि कुछ भी न भूलें, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाले हैं। बस में साय चुपचाप बैठी रहती है। उसे उदास देखते हुए हिसुई रोने लगती है, अपनी दोस्त के लिए दुख महसूस करती है। साय खुद से सोचती है कि उसके दिल का खालीपन और बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। बाद में जंगल में टीचर सभी को चेतावनी देते हैं कि अगला हिस्सा कठिन होगा और उन्हें हाइड्रेटेड रहने के लिए कहते हैं। साय एक बड़े नक्शे के सामने खड़ी होती है और खुद से कहती है कि वो कोकी से दूर रहेगी और अपना फासला बनाएगी। लेकिन कोकी उसे बोर्ड को घूरते हुए देखता है और पास आता है, पूछता है कि क्या वो कुछ खास देख रही है। साय तुरंत कहती है कुछ नहीं। कोकी मुस्कुराता है और साय महसूस करती है कि उसकी कामिशिरो से बचने की योजना काम नहीं कर रही। इसके बाद टीचर नॉर्थ हाई के ट्रेडिशनल ओरिएंटियरिंग इवेंट की घोषणा करते हैं। जंगल के माध्यम से मेमोरियल टावर तक और वापस लौटने वाली 10 किलोमीटर की दौड़। सभी को लड़का लड़की के जोड़े बनाने होते हैं। साय योता को देखती है और उसे अपना साथी बनने के लिए कहती है और वो आसानी से सहमति दे देता है। बाद में कोकी मियो से पूछता है कि क्या उसने साय को देखा है। वो बताता है कि साय पहले ठीक नहीं लग रही थी। मियो उसे बताती है कि साय ने योता के साथ जोड़ी बनाई है। कोकी सरप्राइज होकर पूछता है क्यों। मियो समझाती है क्योंकि उनकी सीटें एक दूसरे के पास हैं। फिर वो कोकी के साथ खुद टीम बनाने का प्रस्ताव देती है क्योंकि उनकी सीटें भी एक दूसरे के पास है। इसी बीच साय दौड़ से पहले स्ट्रेच करती है। सोचती है कि वो अपने आप को उससे बिल्कुल दूर नहीं कर पाई है। वो तय करती है कि वो ऐसे दौड़ेगी जैसे वो उससे भाग रही हो। उसे तैयार रहना होगा कि कोकी ऐसा सोचे कि वो उसकी इंसल्ट कर रही है। योता 10 किलोमीटर की दूरी के बारे में कमेंट करता है और पूछता है कि क्या वो इसे पूरा कर पाएगी। साय कहती है कि अगर रास्ता फ्लैट है तो वो शायद दौड़ पूरी कर सकती है और उसके बारे में पूछती है। योता जवाब देता है कि वो श्योर नहीं है, लेकिन वो जितना हो सके उतना ही जाएंगे। जैसे ही सभी दौड़ शुरू करने के लिए लाइन में लगते हैं, साय फिर से कोकी के बारे में सोचती है। उसने एक बार कहा था कि वो नए लोगों के बीच
शाय होता है, लेकिन अब वो ठीक लग रहा है। जूनियर हाई में वो किसी के साथ भी आसानी से बात कर सकता था, लड़का हो या लड़की। साय सोचती है कि क्या उसकी क्रश उस समय की कोई थी या शायद उनके प्रेजेंट स्कूल की कोई है। क्या इसलिए उसने नॉर्थ हाई में दाखिला पाने के लिए इतनी मेहनत की। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, साय ये तय करती है कि वो आगे बढ़ेगी। उसने इन भावनाओं को काफी समय तक थाम रखा है। जैसे ही वो रास्ते पर दौड़ते हैं, वो एक छड़ी देखते हैं जो ईल की तरह दिखती है और साय इसे फेंक देती है ताकि उनके पीछे कोई डर न जाए। योता पूछता है, हमारे पीछे कौन है? और साय घबराते हुए कहती है, हिसुई, जबकि असल में वो कोकी के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वो एक गिरा हुआ घोंसले का डिब्बा पाते हैं और इसे वापस रखने का फैसला करते हैं। साय घुटनों के बल योता को ऊपर उठाने का ऑफर करती है, लेकिन वो कहता है कि इसे उल्टा होना चाहिए। वो आगे पीछे जाते हैं, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि अचानक कोकी प्रकट नहीं होता और पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। योता समझाता है कि वो घोंसला वापस रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहे। कोकी मदद करने की पेशकश करता है और योता से कहता है कि उसे ऊपर उठाने में मदद करे। घोंसला सुरक्षित करने के बाद वो साय से पूछता है कि ये ठीक लग रहा है या नहीं, और साय धीरे से कहती है हाँ, अपनी नजरें चुराते हुए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, साय खुद से सोचती है कि उसे कोकी को दूर करने के लिए थोड़ी बेइज्जती वाली हरकत करनी चाहिए। फिर वो देखती है कि कोकी की शूलेस खुली है और चुपचाप मियो से कहती है कि उसे बता दे। मियो कोकी को बताती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। साय महसूस करती है कि वो फिर से उसे देख रही थी। उसने हमेशा उसे खोजने की आदत बना ली है। उसे याद आता है कि एलिमेंटरी स्कूल में कोकी बोझ बनाने में संघर्ष करता था, जबकि वो क्राफ्ट्स में अच्छा था। वो खुद से कहती है कि उसे इन छोटी छोटी यादों को एक एक करके छोड़ना होगा, जब तक उसका दिल का दर्द धीरे धीरे कम ना हो जाए। बाद में टीचर यात्रा की अंतिम गतिविधि की घोषणा करते हैं, रोइंग का अनुभव। स्टूडेंट्स को एक बॉय तक रोइंग करनी है और वापस आना है। टीम के रूप में मिलकर काम करना है। सभी अपने नंबर तय करते हैं और अपनी नावों में बैठते हैं, कड़े निर्दोषों के साथ कि दौड़ या शरारत न करें। जब साय अपने दोस्तों के पास जाती है तो उनकी नाव पहले से भर चुकी होती है। वो उसे फिर भी इनवाइट करते हैं, लेकिन साय मना कर देती है और कहती है कि वो अकेली रोइंग करेगी। जब वो अपनी नाव को पानी में ढकेलती है, उसे एहसास होता है कि ये काफी भारी है। अचानक कोकी मदद के लिए प्रकट होता है। वो समझाता है कि वो लड़कों में अकेला अलग था, अब वो एक ही नाव में अकेले साथ हैं। हिसुई का ग्रुप ये देखता है और कमेंट करता है कि ऐसा लगता है जैसे वो डेट पर हैं। मियो असहमत होती है और कहती है कि ये ज्यादा एक डबल स्कल की तरह है। जैसे ही वो रोइंग करते हैं, कामिशिरो साई की रोइंग की तारीफ करता है और मजाक में कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वो रेस में है। वो सुझाव देता है कि वो धीमे हो क्योंकि उन्हें पहले ही बढ़त मिल चुकी है। साय अंदर से घबराती है, सोचती है कि अब भागने की कोई जगह नहीं है। अचानक कामिशिरो नाश्ते के मिस्टीरियस मीट का जिक्र करता है और पूछता है कि क्या उसने पता लगाया कि वो क्या था। साय जवाब देती है ग्राउंड मीट और कामिशिरो उसके जवाब पर हंसता है। उसकी स्माइल देखकर साय खुद से कहती है कि वो उससे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। फिर सीरियस होकर कामिशिरो पूछता है कि क्या ये सिर्फ वही महसूस कर रहा है या क्या वो पूरे दिन से उसे अवॉइड कर रही थी। साय को याद आता है कि एलिमेंटरी स्कूल में जब भी वो वेयरवुल्फ खेलते थे, कोकी छोटी छोटी बातें करके शुरू करता और अचानक उसे चौंका देता। वो हमेशा उसकी नाकामी देख लेता था। साय समझाती है कि उसने उसे बताया था कि उसे किसी से प्यार है और वो नहीं चाहती थी कि अगर वो उन्हें साथ देखे तो वो लड़की गलत फहमी में पड़े। खुद से साय मानती है कि वो अब छोटी लड़की नहीं रही, अब वो अपनी असली भावनाओं को बेहतर छिपा सकती है। कोकी के जवाब देने से पहले उनकी नाव एक चट्टान से टकरा कर पलट जाती है। जैसे ही साय पानी में डूबती है, वो घबरा जाती है और सोचती है कि क्या कामिशिरो तैर सकता है। वो उसे बचाना चाहती है, उसे बचाना ही होगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, कामिशिरो उसे पानी से बाहर खींच लेता है। वो उससे कहता है कि उसे उसके साथ बात करना पसंद है, शायद उससे भी ज्यादा जितना साय समझती है। और जब वो खुद को दूर रखती है तो उसे दुख होता है। वो कहता है कि भले ही चीजें ठीक न हो, वो फिर भी उससे बात करेगा क्योंकि वो एलिमेंटरी स्कूल से ही उसकी एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड रही है। तभी बाकी के क्लासमेट्स उनकी नाव से टकरा जाते हैं और इस बार साय ही कामिशिरो का हाथ पकड़ती है। वो उससे कहती है कि उसे भी उससे बात करना पसंद है, यानी उसके साथ बातचीत करना, और वो दोस्त बनी रहना चाहती है अगर वो ठीक
है और कोकी सहमत हो जाता है। जैसे ही वो खुद को स्थिर करते हैं, यूशिन उनके बीच बेहोश तैरता हुआ दिखाई देता है। साय पूछती है कि वो ठीक है ना, और कामिशिरो उसे अश्योर करता है कि वो ठीक है। वो देखते हैं कि नावें पलट गई हैं। अपनी नाव को पलटाते हुए कामिशिरो हंसता है और कहता है कि उसने शायद फिर कुछ शर्मनाक कह दिया, बिल्कुल कल की तरह। साय शर्माती है और कोकी उसे चुपचाप सहमत होने के लिए चिढ़ाता है। साय खुद से सोचती है कि उसने भी गलती से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कह दिया। उसे याद आता है कि उसने पानी में कोकी को बचाने के लिए कितनी डेस्परेटली कोशिश की थी। ऐसा दिन भी आ सकता है जब ये दूरी बनाए रखना सच में दर्दनाक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए वो इतना करीब रहना चाहती है कि अगर कभी वो दुखी हो तो उसे छू सके। वापसी की बस की यात्रा में साय सोचती है कि इस स्कूल ट्रिप में बहुत कुछ हुआ। यूशिन उसके पास बैठता है और कहता है कि बाकी सभी सीटें भरी हैं और उसे उसके पास बैठकर आराम महसूस होता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वो किसी लड़की के पास बैठा है। वो तुरंत सो जाता है और उसके कंधे पर झुक जाता है। साय असहज होकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोकी नोटिस करता है और धीरे से यूशिन को हटा देता है। जब वो उसे ले जा रहा होता है, साय खुद से सोचती है कि वो आशा करती है कि जब कोकी ने उसे नदी से उठाया था तब वो बहुत भारी नहीं थी। शायद बॉय की वजह से ये आसान हुआ, इसलिए सब ठीक था। वो हल्की मुस्कान देती है और खुद से कहती है कि कोकी को शायद परवाह नहीं हुई। फिर उसे एहसास होता है कि उसे हिसुई और मियो को सब कुछ समझाना होगा कि वो और कोकी दोस्त हैं। कुछ दिनों बाद हिसुई अपने दोस्तों का हाल चाल लेती है। वो साय और मियो से पूछती है कि क्या उनका हेल्थ चेकअप खत्म हो गया। साय कहती है हाँ, तो हिसुई मियो की ओर मुड़ती है और उसके नतीजे के बारे में पूछती है। मियो बस इतना कहती है कि ये उसकी प्राइवेट बात है। साय मन ही मन सोचती है कि इस साल उसकी लंबाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही बढ़ी है। पहले तो वो हर साल लगभग 3 सेंटीमीटर बढ़ती थी, तो शायद अब उसका ग्रोथ स्पर्ट खत्म हो गया है। जहाँ तक वजन की बात है, उसे याद आता है कि उसने कल बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। फिर साय सावधानी से फॉर्म्स को एक मेज पर रखती है जहाँ योता लड़कों के फॉर्म संभाल रहा होता है। तभी जब टीचर दरवाजा खोलते हैं, एक तेज हवा का झोंका अंदर आता है और सारे कागज उड़ जाते हैं। साय और योता जल्दी से उन्हें उठाने लगते हैं और उसी दौरान साय गलती से कोकी का फॉर्म उठा लेती है। उस पर नजर डालते ही उसे कोकी की लंबाई, वजन और ग्रिप स्ट्रेंथ दिखती है और वो देखकर हैरान रह जाती है कि कोकी कितना ताकतवर है। योता साय का थैंक्स करता है कि उसने स्कूल ट्रिप के ओरिएंटीरिंग इवेंट में उसके साथ टीम बनाई थी। वो बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसके साथ जोड़ी बनाए और वो अकेला घूम रहा था जब तक साय ने हाँ नहीं की, जिससे उसे बहुत मदद मिली। साय को पास ही कोकी दिखाई देता है और वो मन में सोचती है वो रहा मेरा दोस्त। उसे याद आता है कि स्कूल ट्रिप के दौरान उसका दिल 2 बार टूटा था। बाद में हिसुई झुंझलाते हुए कहती है कि कामिशिरो एक बुरा लड़का है और वो ये स्वीकार नहीं कर सकती कि वो और साय सिर्फ दोस्त हैं। मियो कहती है कि ये हिसुई का नहीं बल्कि साय का फैसला है और उसे उसकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। हिसुई कहती है कि दोस्त होना सही नहीं लगता, अगर कामिशिरो साय के करीब रहेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। साय उसे भरोसा दिलाती है कि वो ठीक रहेगी, वो खुद आगे बढ़ सकती है। कुछ देर बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि फ्राइडे को क्लास वर्सेस क्लास जंप रोप टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। नियमों के अनुसार एक लड़का और एक लड़की रस्सी घुमाएंगे। लड़कियों की तरफ से साय चुनी जाती है, लड़कों की तरफ से कामिशिरो खुद वॉलंटियर करता है और यूशिन को जंप काउंटर बनाया जाता है। बाद में साय और कामिशिरो जल्दी पीई रूम में पहुंच जाते हैं। अंदर की हवा बंद खिड़कियों के कारण गर्म और घुटन भरी लगती है। साय शॉर्ट्स पहनने का फैसला करती है और अब उसे कामिशिरो के सामने अपने लुक की परवाह नहीं रहती। जब वो अपनी पैंट उतारना शुरू करती है तो कामिशिरो घबरा जाता है। तब साय बताती है कि उसने अंदर पहले से शॉर्ट्स पहने हुए हैं। शर्मिंदा होकर कामिशिरो चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और साय कहती है कि दोस्तों के बीच इतना तो चलता है। कामिशिरो भी सहमत होता है, हालांकि दोस्त शब्द दोहराते हुए दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। प्रैक्टिस शुरू होने पर यूशिन जिम्मेदारी संभालता है और पूरी क्लास साय और कामिशिरो के रस्सी घुमाने पर कूदना शुरू करती है। मियो को दिक्कत होती है और वो कई बार ठोकर खा जाती है, जबकि बगल की क्लास खुशी मनाती है क्योंकि उन्होंने 30 जंप पूरे कर लिए होते हैं। वापस लौटते समय यूशिन कहता है कि मियो हर बार ठोकर खा रही थी, जिस पर कामिशिरो झुंझलाकर उसे लात मार देता है। ये देखकर हिसुई कहती है कि मियो ने जानबूझकर नहीं ठोकर खाई थी, लेकिन मियो खुद मान लेती है कि वो ताल नहीं मिला पाई। थोड़ी देर बाद साय अपने क्लब की प्रैक्टिस के लिए जाती
जाती है और वहाँ मियो को अकेले रस्सी कूदते हुए पाती है। जब वो पूछती है कि मियो क्या कर रही है तो वो बताती है कि वो दिमाग में रस्सी कूदने की लय का अभ्यास कर रही है। वो गलती नहीं करना चाहती और सबके लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। फिर कामिशिरो देखता है कि साय कहीं दौड़कर जा रही है और कुछ देर बाद साय हिसुई के साथ लौटती है मियो के अभ्यास के लिए रस्सी लेकर। उसी वक्त कामिशिरो और योता भी वहां पहुंचते हैं मदद करने के उत्साह के साथ। वो सब मिलकर अभ्यास शुरू करते हैं और मियो 15 बार कूदने में सफल होती है, फिर ठोकर खा जाती है, लेकिन ये पहले से कहीं बेहतर है। थक कर वो पूछती है कि क्या साय और कामिशिरो की भी आज क्लब प्रैक्टिस है। कामिशिरो बताता है कि उसकी आज सिर्फ सेल्फ ट्रेनिंग है और साय अपने सीनियर्स को बताने चली जाती है और लौटते समय सुनती है कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। मियो कामिशिरो से कहती है कि साय ने उसके लिए रस्सी उधार ली थी। कामिशिरो मुस्कुराते हुए कहता है कि साय हमेशा से ऐसी रही है। जब वो एलिमेंटरी स्कूल में थे तब भी उसी ने उसे रस्सी कूदना सिखाया था। ये सुनकर साय मन ही मन सोचती है कि कोकी की यादों में वो सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही मौजूद है। वो वापस ग्रुप में शामिल हो जाती है और वो सब शाम तक अभ्यास करते रहते हैं। हिसुई अचानक ध्यान देती है कि कितनी देर हो चुकी है। तभी कामिशिरो बताता है कि पास में एक रामेन की दुकान है जहाँ स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट मिलता है। साय मन में सोचती है कि शायद वो उसे खाने की शौकीन समझता है, इसलिए ऐसी बातें बताता है। आखिरकार वो सिर्फ दोस्त ही तो हैं। अगले दिन जंप रोप प्रैक्टिस के दौरान पूरी क्लास में उत्साह भरा माहौल होता है। एक लड़की कहती है कि जब साय रस्सी घुमाती है तो कूदना आसान लगता है क्योंकि रस्सी कसी और स्थिर रहती है। दूसरी लड़की जोड़ती है कि साय और कामिशिरो का तालमेल बिल्कुल परफेक्ट है, वो सच में बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं। साय चुपचाप मान लेती है कि सब लोग उन्हें ऐसे ही देखते हैं। पीई क्लास के बाद हिसुई देखती है कि साय के हाथ लाल हो गए हैं तो वो उसे हैंड क्रीम देती है। साय पूछती है कि क्या वो इसे कामिशिरो के साथ शेयर कर सकती है और हिसुई हाँ कहती है। साय कामिशिरो के पास जाती है और बताती है कि उसके हाथ भी थोड़े दर्दनाक लग रहे हैं। वो कहती है कि ये क्रीम बहुत सुकून देती है। कामिशिरो अपने हाथों की हथेलियां दिखाता है और साय समझती है कि शायद वो चाह रहा है कि वो ही उसके हाथों पर क्रीम लगाए। उसे एहसास होता है कि उसके हाथ पहले से कहीं बड़े हो गए हैं। घबराहट में साय जरूरत से ज्यादा क्रीम निकाल देती है। कामिशिरो हंसते हुए कहता है कि उसने शायद ज्यादा ले ली। साय जवाब देती है कि बोतल पर लिखा है कि 500 येन के सिक्के जितनी मात्रा लेनी चाहिए। कामिशिरो मुस्कुराते हुए कहता है कि फिर आधी ले लो और हल्के से उसका हाथ छूकर क्रीम का हिस्सा बांट लेता है। साय मन ही मन सोचती है कि वो आखिर कितनी दूर तक जा सकती है और उसे कैसी भावनाएं महसूस करने की अनुमति है। फ्राइडे आता है और टूर्नामेंट शुरू होता है। साय की क्लास 178 जंप पूरी करके जीत जाती है। जब टीचर कामिशिरो को ढूंढते हैं वो कहीं नहीं मिलता। एक लड़की बताती है कि उसके तीसरे साल के सीनियर उसे किसी काम के लिए ले गए हैं। टीचर फैसला करते हैं कि उसकी जगह योता मंच पर जाएगा। मंच पर साय और योता सिर्फ ये कह पाते हैं। इसके बाद साय मन में सोचती है कि उसने मंच पर बोलने की उम्मीद नहीं की थी। तभी कामिशिरो वापस आता है और पूछता है कि उसकी जगह योता क्यों। वो कहता है कि उन्हें तो साथ जाना था। साय समझाती है कि वो उसे ढूंढ नहीं पाए। कामिशिरो आह भरते हुए कहता है कि उसे यही रहना चाहिए था। साय फिर अपने आप को याद दिलाती है वो सिर्फ दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाद में क्लास में मियो साय को स्कूल के बाद प्रैक्टिस में मदद करने के लिए थैंक्स करती है। जब साय अपने क्लब के लिए निकलने लगती है तो उसे फर्श पर एक इरेजर दिखता है। वो उसे उठाकर यूशिन को देती है। यूशिन मुस्कुराते हुए कहता है थैंक यू रस्सी घुमाने वाली और उसकी तारीफ करता है कि उसने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया। साय भी जवाब में कहती है कि वो भी एक अच्छा चीयर लीडर था। फिर यूशिन मजाक में कहता है कि भले ही साय थोड़ी बड़ी है लेकिन असल में वो काफी क्यूट है और बहुत से लोगों को वो जरूर पसंद आएगी। ये सुनते ही कामिशिरो तुरंत उसका गला पकड़ लेता है और डांटता है कि सीधे इवाता क्यूट है क्यों नहीं कहा, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोला। जब कामिशिरो आखिरकार उसे छोड़ देता है यूशिन पूछता है कि साय आखिर उसके लिए है क्या। घबराई हुई साय झट से कहती है हम दोस्त हैं और जल्दी से प्रैक्टिस के लिए भाग जाती है। टेनिस खेलते वक्त वो सोचती है दोस्त तो एक दूसरे के हाथ छूने पर नर्वस नहीं होते, दोस्त तो एक नजर के मिल जाने भर से पूरे दिन उसके बारे में नहीं सोचते और दोस्त तो एक दूसरे की मौजूदगी से इतने ज्यादा वाकिफ नहीं रहते। इन्हीं ख्यालों में खोई वो गेंद को इतनी जोर से मारती है कि वो जाकर फेंस में फंस जाती है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो उसे फेंस के उस पार कामिशिरो दिखता है। मुस्कुराते हुए वो बस अपनी उंगली से हल्का सा धक्का देता है और गेंद छूट जाती है। साय खुद से फिर कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं, मुझे ऐसे महसूस नहीं
नहीं करना चाहिए, मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। कामिशीरो हाथ हिलाकर अलविदा कहता है और सॉकर प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, जबकि साय वही खड़ी रहती है, अपने दिल में एक हल्का सा दर्द लिए जो मिटने का नाम नहीं लेता। शाम को घर लौटते वक्त हिसुई और मियो उसे पुकारती हैं और साथ में कुछ खाने और बातें करने का न्योता देती हैं। साय मुस्कुराते हुए सोचती है, आ गए मेरे दोस्त। बाद में तीनों एक साथ रामेन खा रहे होते हैं और टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे होते हैं। अचानक कामिशीरो अपने सॉकर क्लब के साथ आता है, जिससे साय इतनी डर जाती है कि उससे रामेन गलत पाइप में चला जाता है। चिंता में कामिशीरो उसे मैसेज करता है कि वो ठीक है या नहीं, और साय सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। फिर कामिशीरो पूछता है कि उसने कौन सा रामेन ऑर्डर किया है, और जब साय कहती है सोया सॉस, तो कामिशीरो रिप्लाई करता है कि उसने भी वही ऑर्डर किया है। साय तुरंत हिसुई और मियो को मैसेज करती है कि कामिशीरो बस इसलिए परेशान हो गया था क्योंकि वो चोक कर गई थी, और ये सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है। हिसुई पूछती है कि क्या उसके दिल में भी वैसी ही फीलिंग्स हैं, लेकिन साय मानती है कि उसे कामिशीरो पसंद है, चाहे उसे लगता है कि ये कभी काम नहीं करेगा, इसलिए उसने गिव अप करने का फैसला कर लिया है। बाद में एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर हिसुई पूछती है कि क्या साय सच में ठीक है सिर्फ कामिशीरो की दोस्त बनकर। साय कहती है कि वो ठीक है और फिर से कहती है कि बात उससे आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो गिव अप कर रही है। हिसुई सजेस्ट करती है कि शायद उसे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और यूशिन का जिक्र करती है, याद दिलाते हुए कि उसने कभी कहा था कि साय क्यूट है। मियो बीच में बोलती है कि यूशिन तो एक्चुअली हिसुई में इंटरेस्टेड लगता है, लेकिन हिसुई उस बात को बिल्कुल मना कर देती है। साय भी सहमत होती है, कहती है कि अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है तो बस नहीं है। हिसुई जवाब देती है कि उसका केस अलग है, यूशिन तो एक अलग ही स्टोरी है। साय सोचती है कि चॉकलेट के साथ भी हर किसी की अपनी पसंद, नापसंद और बेपरवाही होती है। कुछ चीजें बस होने के लिए नहीं होती और ये बात कोई नहीं बदल सकता। मियो प्यार से साय से कहती है कि क्योंकि ये उसका क्रश है तो वो जो भी फैसला करेगी वो सही होगा। फिर भी एहसास वक्त के साथ बदल सकते हैं, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो हमेशा उसकी बात सुनने और उसे सपोर्ट करने के लिए रहेगी। अगले दिन साय स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसने ज्यादा खा लिया था। उसकी माँ नीचे से आवाज लगाती है कि एक दोस्त उससे मिलने आया है और वो कामिशीरो होता है जो उसके लिए नोट्स लेके आया होता है। वो पूछता है कि क्या साय ठीक महसूस कर रही है, बताता है कि टीचर ने कहा कि उसने ज्यादा खा लिया था। साय उसे तसल्ली देती है कि वो ठीक हो जाएगी और कल से स्कूल आ जाएगी। कामिशीरो के जाने के बाद साय नोटबुक खोलती है और देखती है कि उसमें एक सवाल लिखा है, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को छोड़ने की कोशिश कर रही हो जिसे तुम पसंद करती हो। तभी उसे याद आता है कि जब उसने रामेन शॉप वाली बात के दौरान गिव अप वाला मैसेज भेजा था तो वो गलती से कामिशीरो को भी चला गया था। अगले दिन टीचर बताते हैं कि कामिशीरो को क्लब प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई है, उसका एंकल स्प्रेन हो गया है, इसलिए वो स्कूल नहीं आएगा। बाद में साय एक बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है, याद करती है कि वो सिर्फ एक बार कामिशीरो के घर गई थी जब सब क्लासमेट्स मिलकर वहां गए थे, एक याद जो अभी भी उसके दिल को गर्म कर देती है। जब दोनों मिलते हैं साय उसके एंकल के बारे में पूछती है और कामिशीरो कहता है कि ये बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। साय उसे आज के नोट्स देती है, साथ ही कल वाली नोटबुक भी। क्यूरियस होकर कामिशीरो उसे खोलता है ताकि उसका जवाब देख सके और देखता है कि उसने यस लिखा है। शर्मिंदा होकर साय वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कामिशीरो उसे रोकता है और बैलेंस खो देता है। साय उसे गिरने से पहले पकड़ लेती है। फिर कामिशीरो पूछता है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो उसके बारे में क्या सोचता है। साय मानती है कि उसे नहीं लगता कि वो भी ऐसा महसूस करता है। कामिशीरो कहता है कि क्या उस लड़के को कभी पता भी है कि साय क्या महसूस करती है, और पूछता है कि क्या वो बिना बताए ही रहने में ठीक है। साय कहती है कि वो कन्फेस नहीं करना चाहती क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो सब कुछ ऑकवर्ड हो जाएगा। कामिशीरो कहता है कि अगर कोई सिर्फ इसलिए उसे ऑकवर्ड फील करवा दे क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स ईमानदारी से बताई तो शायद वो लड़का पसंद करने लायक ही नहीं है। साय पूछती है कि वो उसके प्रॉब्लम्स को इतना सीरियसली क्यों लेता है, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं। कामिशीरो समझाता है कि वो हमेशा उसे देखता आया है। एलिमेंट्री स्कूल के टाइम में साय इतनी डिपेंडेबल थी कि टीचर्स भी उसे उन बच्चों की मदद करने के लिए कहते थे जो स्ट्रगल कर रहे होते थे। इस वजह से वो हमेशा अपनी मर्जी का नहीं कर पाती थी। कामिशीरो कन्फेस करता है कि उसे यह एहसास हुआ कि वो भी उन लोगों में से था जिसने साय को उसकी खुद की इच्छाओं से रोका। साय पूछती है कि क्या उसकी कंसर्न बदले की वजह से है, लेकिन कामिशीरो मजबूती से मना करता है। वो कहता है कि वो बस नहीं चाहता कि साय के दिल में वो पुरानी फीलिंग्स हमेशा के लिए अटकी रहें। वो चाहता है कि
साय एक बार कोशिश करे, आगे बढ़े और अपने दिल को हल्का करे। वो उसे तसल्ली देता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर उसे रिजेक्ट भी कर दिया गया तो वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे संभालने के लिए। तभी कामिशीरो की माँ आ जाती है और दोनों को छेड़ते हुए कहती है कि दोनों कितने करीब लग रहे हैं, जैसे कोई रोमांटिक सीन हो। शर्माते हुए कामिशीरो तुरंत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और समझाता है कि उसका एंकल इंजर्ड है। उसकी माँ साय को पहचान लेती है, कहती है कि वो एलिमेंट्री स्कूल से कितनी बड़ी हो गई है। ये सुनते ही कामिशीरो जल्दी से उन्हें अंदर भेज देता है। बाद में वो साय से माफी मांगता है कि वो उसके ऊपर गिर गया और उससे भारी लगा होगा, लेकिन साय उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक है, वो हल्का ही था। उसकी माँ फिर से वापस आती है और मजाक में उसके वेट पर कमेंट करती है, जिससे वो और ज्यादा शर्मा जाता है। साय जाने की तैयारी करती है, कहती है कि वो बाद में मैसेज करेगी। जाने से पहले कामिशीरो कहता है कि अब उसे भी साय हल्की लगती है, कम से कम जब वो इंजर्ड नहीं होता। मुस्कुराते हुए साय कहती है कि उसे पता है वो हमेशा उस पर भरोसा कर सकती है। बाद में साय उसे मैसेज करती है और थैंक यू कहकर बताती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो भी ट्राई करेगी। कामिशीरो रिप्लाई करता है कि वो भी करेगा। साय अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कामिशीरो को अपने फीलिंग्स बता देगी। अगले दिन उसके इंग्लिश एग्जाम में 94 मार्क्स आते हैं, जबकि मियो बताती है कि एवरेज स्कोर सिर्फ 75 था। साय सोचती है कि काश कामिशीरो के मार्क्स भी अच्छे आए हो, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसे दिखाई देता है कि कामिशीरो चुपचाप अपना पेपर फोल्ड कर रहा है बिना कुछ कहे। उनके टीचर अनाउंस करते हैं कि जुलाई में एक इंग्लिश फेस्टिवल होने वाला है, जहां हर क्लास को पूरा प्ले इंग्लिश में परफॉर्म करना होगा। स्टूडेंट्स इस बात पर झगड़ा करने लगते हैं कि कौन सा प्ले करना चाहिए। तब मियो सजेस्ट करती है द विजर्ड ऑफ ऑज, जिससे सब तुरंत अग्री कर लेते हैं। टीचर योता को बुक देते हैं, उससे कहते हैं कि वो इससे कल तक स्क्रिप्ट में बदल दे। आखिर में हिसुई लीड रोल पाती है और कामिशीरो को लायन का रोल मिलता है, जबकि वो प्रोटेस्ट करता है कि उसकी इंग्लिश वीक है। यूशिन मजाक में कहता है कि अगर वो लाइन भूल जाए तो वो बस दहाड़ दे। योता और साय को प्रॉम्प्टर्स के रूप में असाइन किया जाता है, जिनका काम होता है किसी एक्टर के डायलॉग भूल जाने पर उन्हें लाइन याद दिलाना। योता साय से कहता है कि उसने ये रोल खास उसके लिए ऐड किया है, क्योंकि उसे पता था कि साय स्टेज पर थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर सकती है। साय उसका शुक्रिया करती है इतना कंसीडरेट होने के लिए। रिहर्सल के दौरान एक लड़का अपनी लाइन भूल जाता है और योता स्मूथली उसे डायलॉग फीड करता है। साय समझती है कि प्रॉम्प्टिंग इतनी आसान नहीं होती, लेकिन वो नोटिस करती है कि उनके स्क्रिप्ट्स लैमिनेटेड है। योता कहता है कि ये वाटरप्रूफ है और अम्ब्रेला की तरह भी काम कर सकते हैं, जो सुनकर साय मुस्कुरा उठती है। जब कामिशीरो की बारी आती है तो वो अपनी इंग्लिश लाइंस बोलने में मुश्किल महसूस करता है। शाम को वो अपनी स्क्रिप्ट भूल जाता है और हिसुई साय को कहती है कि वो जाकर उसे वापस दे आए। जब साय स्क्रिप्ट देने जाती है तो दोनों कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं, जो कहती हैं कि कामिशीरो लायन के रूप में बहुत क्यूट लगता है, चाहे उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। कामिशीरो मानता है कि उसे अपनी इंग्लिश खराब लगती है और वो बेहतर बनना चाहता है। साय उसे तसल्ली देती है, वादा करती है कि प्ले के दौरान वो चुपके से उसकी मदद करेगी बिना किसी को पता चले। कामिशीरो कहता है कि वो हमेशा उस पर निर्भर रहना बंद करना चाहता है, लेकिन साय कहती है कि वो उसकी मदद इसलिए करती है क्योंकि वो खुद चाहती है। कामिशीरो बताता है कि शेर का मकसद होता है करेज, और फिर पूछता है कि क्या संडे को साय की क्लब प्रैक्टिस है। जब साय कहती है कि वो दोपहर तक फ्री हो जाएगी तो कामिशीरो सजेस्ट करता है कि उसके बाद मिलकर लाइंस प्रैक्टिस करते हैं। दोनों 3:30 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं हानाजुनो पार्क में, जो उनके पुराने एलिमेंट्री स्कूल के पास है। संडे को साय पार्क में कामिशीरो का इंतजार करती है। वो अपने आप से कहती है कि अब भी वो अपने दिल की बात कहना चाहती है, लेकिन इस बार उसका मेन मकसद है उसकी मदद करना। वो कामिशीरो को मैसेज करती है कि वो रोड साइड वाले पत्थर के पास उसका इंतजार कर रही है और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। साय को योता की लैमिनेटेड स्क्रिप्ट वाली बात याद आती है और वो उस स्क्रिप्ट को छतरी की तरह इस्तेमाल करती है। जब कामिशीरो तुरंत नहीं आता तो साय परेशान होने लगती है कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना गया हो। तभी उसका फोन आता है और वो कहता है कि वो रास्ते में है और पूछता है कि क्या वो अभी भी वहाँ है। साय कहती है हाँ, लेकिन उसे थोड़ी गिल्ट महसूस होती है। सोचती है कि शायद उसने उसे जल्दी आने के लिए प्रेशर डाल दिया। वो चाहती है कि कामिशीरो रास्ते पर संभल कर आए। थोड़ी देर बाद कामिशीरो अपनी साइकिल पर आता है। बारिश से पूरा भीग चुका होता है। बिना झिझक के वो साय को अपनी जैकेट से ढक देता है। साय तुरंत मना करती है, चिंता करती है कि कहीं उसे सर्दी ना लग जाए और प्ले से पहले उसकी आवाज ना चली जाए, लेकिन कामिशीरो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो सजेस्ट करता है कि दोनों किसी छत वाली जगह पर चले। चलते हुए साय चुपचाप सोचती है कि अब वो
वो उसे एक बच्चे के रूप में नहीं देखती। उसे महसूस होता है कि कामिशीरो जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर रहा है ताकि वो उसके साथ कदम मिला सके।